हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 के हमारी दुनिया अध्याय 8 हमारा राज्य बिहार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के गोनाहा कन्या मध्य विद्यालय में कई छात्राएं प्रतिदिन नेपाल से पढ़ने आती है। उत्तर प्रदेश से आने वाली गाड़ियों की जांच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर नासा के टिकट की जाती है। अगला है, बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेनें लेट हो जाती है। झारखंड में राष्ट्रीय मार्ग संख्या 33 में दरार पड़ने से राजू के दादाजी आज पटना नहीं पहुंच सके। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। गुरुजी ने बच्चे के सामने कुछ सवाल रखे और कहा, सोचकर बताइए ऐसा क्यों होता है। उन्होंने पुनः कहा, अब आइए जरा भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। अपने इस भारत के नक्शे में अपना बिहार को ढूंढ लिए। यहाँ पे बिहार है। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। क्या है? पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण तक 345 किलोमीटर चौड़ा है। 483 किलोमीटर लंबा है और 345 किलोमीटर चौड़ा है। क्लियर? हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं। ऐसे घर हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक इसी तरह राज्यों से सटे दूसरे राज्य भी होते हैं जो पड़ोसी राज्य कहलाते हैं। जैसे हमारे पड़ोसी एक दूसरे के काम आते या एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे पड़ोसी राज्य भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य हैं। सड़कें और रेल लाइनें अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ती है। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। सड़क लाइन और रेल लाइन अपने राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ते हैं। क्रियाकलाप कर लीजिएगा। पहला है, अपने पड़ोसियों के नाम लिखिए। पड़ोसियों के यहाँ की कौन कौन सी चीज़ें, क्रियाएं आपके जीवन पर प्रभाव डालती है, सोचकर लिखना है। ख में है, पड़ोसी राज्यों की घटनाओं के से आपका राज्य कैसे प्रभावित होता है, बताइए, इसके बारे में बताना है। ग में है, पड़ोसी राज्यों की घटनाओं की खबरों को अखबारों से काटकर एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए और उनका अपने राज्य पर पड़ने वाले प्रभाव लिखना है। क्लियर? प्रशासनिक सीढ़ियाँ। गुरुजी ने बताया, इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडलों और 38 जिलों में बांटा गया है। एक प्रमंडल में कई जिले होते हैं और जिलों में अनुमंडल होते हैं। इन अनुमंडलों में कई प्रखंड होते हैं। ऐसे प्रखंडों की संख्या 534 है। हमारे बिहार में प्रखंडों की संख्या कितना है? 534 है। ये प्रखंड कई पंचायतों से मिलकर बने होते हैं। बहुत से पंचायत मिलकर प्रखंड बनते हैं। यह बिहार का जिला, यह क्या है? बिहार का जिला 38 जिला है। अपने प्रदेश का मानचित्र देखकर अपने जिले की चौहद्दी पता कीजिए। चौहद्दी पता करना है। क्रियाकलाप है अपने से करने का, ये चीज़ है। क में है, चार्ट पेपर पर वृक्ष चित्र बनाकर अपने जिले का नाम लिखें। उसके अंतर्गत आने वाले अनुमंडलों की सूची बनाइए। इन कार्य में शिक्षक से सहयोग भी ले सकते हैं आप। आपके रिश्तेदार किन किन जिलों में रहते हैं पता कीजिए और लिखना है। चलिए जलवायु के बारे में बता रहे हैं। बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। क्या होता है? पूर्व में गर्म एवं आर्द्र जलवायु, पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। कौन होते हैं?
3 ऋतु होते हैं कहाँ पे, बिहार में। गर्मी का मौसम देखिए, गुरुजी ने पूछा कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई, कैसे तुम लोग को पता चलेगा गर्मी आ गई। रेशमा बोल उठी, जब हाट बाजारों घरों यात्राओं में ककड़ी, खीरा, तरबूज, कुल्फी, लस्सी, शरबत, पंखा, कूलर, घड़े, सुराही की मांग बढ़ जाए तब समझिए कि गर्मी का मौसम आ गया। होली के बाद से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है, जो जून तक पड़ती है। इस दौरान धूल भरी तेज हवाएं एवं आंधियां चलती है, जिसे लू कहते हैं। क्या कहते हैं, लू कहते हैं। कभी कभी हल्की वर्षा भी हो सकती जाती है। कभी कभी गर्मी में देखते हैं, कभी कभी वर्षा होता है, ठंडा हल्का हवा आ जाता है। औसतन तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। औसतन 30 डिग्री रहता है, उससे कम नहीं होता, उससे अधिक ही हो जाता है। बारिश पड़ता है तब कम होता है, जबकि गर्मी में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है ना, देखते हैं जब लू गिरने लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, धाव लगने लगता है धूप का, तो उस समय क्या होता है, 40 डिग्री से अधिक हो जाता है गर्मी। वर्षा का मौसम देखो, गुरुजी ने पुनः पूछा वर्षा ऋतु कब आती है और इस समय हम क्या क्या करते हैं। महेश बोला, यह मौसम जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है। जून के तीसरे सप्ताह से शुरू हो जाता है, जिससे अक्टूबर तक बारिश होती है। बरसात का पानी खेतों, नालों, गड्ढों में भर जाता है, नदियों में उफान आता है। किसान खरीफ फसल बोने लगते हैं। खरीफ फसल क्या करते हैं, बारिश में जो बोने लगते हैं, धान का खेती होता है, खरीफ फसल वो है। दक्षिण बिहार में किसान धान के बिचड़े तैयार करके रोपते हैं। बिच्चर जो तैयार करते हैं, उसका बीज जो तैयार करते हैं, वो करके क्या करते हैं, रोपते हैं। इन दिनों कुदाल, खंती, ट्रैक्टर, बैल, भैंस, प्लास्टिक के जूते, छाता इत्यादि का उपयोग बढ़ जाता है। इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी खेती के कामों में पर्याप्त रोजगार मिल जाता है। नेपाल की तराई में पहाड़ी से तेजी से गिरने के बाद नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी एवं कंकड़ पत्थर लाती हैं, जो नदियों के तल में जमा हो जाते हैं। इसके कारण नदियों के बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है। रोहित बोल उठा, उसी समय रोहित बोल उठा, अपने राज्य में बाढ़ भी तो बहुत खूब आती है। गुरुजी ने बताया, बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा, कोसी इत्यादि नदियों हैं। ये सब क्या है, नदी का नाम है, जिनका उद्गम नेपाल है। क्या है, उद्गम नेपाल से। सबका क्या होता है, उद्गम होता मतलब स्टार्ट होता है। सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग वर्ष में लगभग 3 से 4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। क्या करते हैं, दोहरी जिंदगी जीते हैं। दोहरी जिंदगी के मायने देखिए, दोहरी जिंदगी यही है, देखिए कैसे जी रहे हैं, देख लिए। बाढ़ राहत शिविर के सामग्री वितरण। तब क्या हुआ, गुरुजी बोले, पिछले दिनों मेरी भेंट सहरसा जिले के एक किसान से हुई थी। भेंट मतलब कि मिलने गए थे, जा रहे थे, तो सहरसा जिला के एक किसान से हुआ था। बातचीत के क्रम में उसने बताया कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने का विस्थापित जिंदगी जीते हैं। पानी जो आ जाता है तो विस्थापित जिंदगी, तो वहाँ तो जी नहीं सकते हैं। ऐसा बरसात के दिनों में होता है। लोग बाढ़ की संभावना जान के तटबंधों और अस्परों पर रहने व चले जाते हैं। जैसे बांध पर चले जाते हैं रहने के लिए, बाढ़ के कारण बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ जो आ जाता है होने की संभावना रहता है, तो वे फूस और प्लास्टिक के कम चलाऊ छत और दीवार बनाकर रहते हैं। सबसे पहले अपने मवेशियों को ऊंचे
स्थान, मवेशियों को क्या करते हैं, ऊंचे स्थानों पर पहुंचाकर उन्हें सुरक्षित रखते हैं। गाय भैंस जो पालते हैं, जो बकरी को पालते हैं, उन सबको क्या करते हैं, ऊंचे पहाड़ियों पर जाके या ऊंचे बांध पे जाके सुरक्षित करते हैं। ऐसा इसीलिए कि बाढ़ का पानी इनके मवेशियों को बहा ना ले जाए। क्लियर। घर को छोड़कर तटबंध पर जाने से पहले खेतों में मनीजर के बीज छींट देते हैं। बाद में बाढ़ का पानी उतरने पर मनीजर के पौधे डंठल के रूप में तैयार हो जाते हैं, जो जलावन के काम आते हैं। क्या करते हैं, जलावन के काम आते हैं। मनीजरा का गाछ रोप देता है। पता कीजिए, बाढ़ वाले क्षेत्र में फसल के बजाय डंठल वाले मनीजर के बीज क्यों छींट देते हैं। दक्षिण बिहार में मनीजरा बोलते हैं कि डंठल जैसे किसी पौधे की खोज कीजिए। मनीजर के बीज कैसे होते हैं, उसका पता करना है, कैसा होता है, अपने अपने इलाका में जो है ना पता कर लीजिएगा। तटबंधन और परस्पर क्या है। क्लियर। तटबंधों पर रहते हुए ये मवेशियों की दूधों की बिक्री बचाकर रखे गए अनाज, मछली पकड़ना और शाकाहारी सरकारी सहायता पर निर्भर हो जाते हैं। ये अपने गांवों एवं खेतों को पानी में डूबे देखते रहते हैं। बाढ़ में घिरे गांव में अपने घरों को देखने के लिए इसके पास अपनी नाव होती है, जिसकी मदद से वे घर की देखरेख करते हैं या काम की चीज़ें ले आते हैं। नावें सरकारी सहायता से भी मिली होती है। पानी उतरते ही वापस गांव में लौटते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआई मिट्टी के परवल, ककड़ी, मिश्रीकंद, अरहुआज कहते हैं, तरबूज एवं दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूं आदि की फसलें उपजाते हैं। अगले 8 महीनों के लिए फिर से गृहस्थी जमाते हैं, क्योंकि अगले साल पुनः 4 महीने बाढ़ की विभीषिका झेलने को तैयार रहना होता है। बताइए, बाढ़ का पानी उतरते ही गांवों एवं घरों की प्राथमिक जरूरतें क्या क्या होती हैं, बताना है। बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। आप लोग कभी कठिनाई झेले हैं बरसात में? अगर जो झेले हैं तो आप लोग कमेंट में बताएं कि किस तरह से झेले हैं और किस तरह से उसका सामना किए हैं। बाढ़ से बचाव के उपाय बताइए। बाढ़ से बचने का उपाय क्या क्या किए हैं? कभी बाढ़ के घेरे में आप लोग पड़े हैं तो उसके क्या क्या होती है, क्या किए बचने के लिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन क्या यह बरसात पूरे राज्य में समान रूप से होती है? एक समय कहीं बाढ़ आ जाती है तो कहीं खेतों में भी पूरा पानी नहीं रुकता। कहीं कई किलोमीटर तक जल ही जल नजर आता है। यह जल लगभग 4 महीनों तक खेतों में जमा रहता है। अब सोचो कि बरसात में मौसम में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जनजीवन पर क्या असर पड़ता है। कोसी प्रखंड के जिलों में रहने वाले लोगों के बारे में बरसात के महीनों में अखबारों से जानकारी इकट्ठा करो और ऐसे खबरों की स्क्रैप बुक बनाइए। स्क्रैप बुक बनाना है, जब बाढ़ आता है तो उसके इस तरह से जीता है। टाल क्षेत्र का एक गांव था। पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बरहिया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? टाल या क्षेत्र कहलाता है। कहाँ से? फतुहा से मोकामा तक के। जरा वहाँ की कहानी भी उन्हीं लोगों से सुने। बरसात में दक्षिण बिहार की नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा गंगा में नहीं समा पाता है। यह पानी पूरे बड़े इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है और एक बड़ा ताल का दृश्य उपस्थित
करता है। रेलगाड़ी द्वारा पटना से लखीसराय जाते वक्त दोनों ओर समुद्र जैसा दृश्य दिखता है। बीच में रेलगाड़ी गुजरती है। एक छोटे स्टेशन पर उतरकर जब वहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि चारों ओर पानी भरा है, धान की फसल रोपेंगे नहीं तो फिर खाओगे कैसे? पूछने लगा क्या, छोटा सा स्टेशन पर रुक के पूछने लगा कि आप धान का खेती नहीं रोपेंगे तो खाएंगे कैसे, पानी पानी। रामधनी, यही नाम था किसका, जिससे पूछा था, उस आदमी का जिसने जवाब दिया था। ये चीज़ जो पूछा था, जवाब दिया था, उसका रामधनी नाम था। लगता है पहली बार इधर आए हैं। जो पूछा था उसको बोले, अरे यह ताल क्षेत्र है, इस ताल में किसी का घर नहीं होता। यहाँ हम खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं हैं। क्या करते हैं? खरीफ का फसल नहीं बोते हैं। अक्टूबर में जब सारा पानी धरती सोख लेती है और ज़मीन दलदली होती है, तब हम इनमें दलहन और रबी की फसलें बो देते हैं। दलहन फसल और रबी की फसल क्या करते हैं? बो देते हैं। क्या 3-4 महीने पानी भरे रहने पर खेतों में मेड़ बचे रहते हैं? यह सुनकर वह हंस पड़ा और बोला, मेड़? हमारे इन खेतों में मेड़ होते ही नहीं हैं। फिर भला फसलों की रोपाई या कटाई कैसे करते हैं? बोला, कैसे करते हैं फसल का रोपाई और कटाई? वह बताने लगा, पानी भरे रहने से मेड़ समाप्त हो जाते हैं। हम अपने अपने खेतों की बुआई अंदाज से कर देते हैं। इनमें चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूँ होता है। फसल तैयार होने पर अपने जमीन के कागजात में अंकित लंबाई चौड़ाई को देखकर फसल काट लेते हैं। सभी ऐसा ही करते हैं। मिट्टी दलदली होने के कारण रबी की ज़बरदस्त फसल होती है। उसने यह भी बताया कि इधर दाल छाँटने वाली कई मिलें भी हैं। पशुओं के लिए पर्याप्त भूसा होता है। यह दुधारू पशुओं के लिए लाभदायक होता है। जो दूध देता है ना, उसके लिए ये सब जो दाल छटनी जो होता है वो सब खिलाते हैं उसको, तो लाभदायक होता है, उससे दूध ज़्यादा मात्रा में मिलता है। क्या कोई इलाका सब्जियों के उत्पादन के लिए अनुकूल है? तो हाँ, पटना के निकट दियारा एवं जल्ला क्षेत्र है। जल्ला क्षेत्र, दियारा और जल्ला क्षेत्र है, जहाँ पे सब्जी का खेती बहुत ज़्यादा होता है। पता कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। क्रियाकलाप है। कल्पना कीजिए कि प्रांत के अन्य हिस्सों में खेतों से मेड़ हटा दिए जाए तो क्या होगा? मेड़ मतलब क्या होता है? आड़ी जो रहते हैं, किसका खेत कहाँ से है, किसका खेत कहाँ से नहीं है, उसी को मेड़ कहा जाता है। वैसे वस्तुओं की सूची बनाइए जो हमें ठंड से बचाती है। ठीक ना? वैसे वस्तु की सूची बनाना जो हमें ठंड से बचाती है। दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा के बीच के महीनों को लिखो। इस बीच और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उसकी सूची बनाना है। दुर्गा पूजा के बाद और सरस्वती पूजा के बीच कौन कौन सा पर्व मनाया जाता है। छठ मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है, बहुत सारे पर्व मनाया जाता है। जाड़े का मौसम। अब जाड़े की बात करें। गुरुजी बात शुरू करते इससे पहले ही संजय बोल पड़ा, जाड़े में ठंडक पड़ती है। मेरी माँ रजाई और कंबल ओढ़ने के लिए निकाल लेती है। लोग लकड़ी जलाकर अलाव तापते हैं। माँ कहती है कि इन दिनों खाने पीने की चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती है। दादाजी तो गर्म पानी पीते हैं, गरम गरम चाय सबको भाती है। ऊन की बिक्री बढ़ जाती है। क्या होती है? ऊनी वस्त्र पहनते हैं तो ऊन का बिक्री बढ़ जाती है। ठंड से बचने के लिए लोग मफलर बांधते हैं। का माथा में जो मफलर बांधते हैं कान में। राजू ने टोका, हाँ सर, अपने प्रधान सर भी इन दिनों टोपी पहनकर आते हैं और सबको कान ढकने के लिए भी कहते हैं। खुद भी पहनते हैं और दूसरे को भी बोलते हैं क्या? पहनने के लिए। पहनना चाहिए, हर किसी को पहनना चाहिए। ठंड से बचने के लिए किसी तरह ठंड से बचना है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कितने दिनों तक चलता है? गुरुजी पूछ बैठे। किससे?
विद्यार्थी से पूछा ये सब कितने दिनों तक चलता है। अब सब चुप, जितना भी विद्यार्थी था सब चुप हुए। मुस्कुराते हुए गुरुजी बोले, दुर्गा पूजा से सरस्वती पूजा तक इन दिनों तापमान कम हो जाता है। दिसंबर जनवरी महीने में शीतलहर चलती है। शीतलहरी में तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता आता है। प्राय दोपहर तक कोहरा छाया रहता है। क्लियर। कृषि व्यवसाय, कृषि का व्यवसाय जो करते हैं लोग, गुरुजी ने कहा, बच्चों तुम अगर गांव में रहते हो तो हर सुबह देखते होगे कि परिवार के लोग खेत और खलिहान में काम करने जाते हैं। आप लोग गांव से होंगे तो आप लोग को पता होगा। वे कई प्रकार की फसलों का उत्पादन उपज करते हैं। गांव में यही प्रमुख व्यवसाय है। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। क्या है? प्रमुख है। धान का खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है। आप लोग को ये चीज़ पता होगा। यही हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। फिर गेहूँ, मक्का, दलहन और तेलहन की भी खेती होती है। ये सभी फसल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान उपयोग में लाते हैं। लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना तथा पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। कहाँ होती है? पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में जूट की खेती। और तंबाकू होता है कहाँ? वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में तंबाकू, छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना की खेती अधिक मात्रा में होती है। इन फसलों को कारखाने में ले जाया जाता है। तंबाकू से सिगरेट और बीड़ी, गन्ना से चीनी, गुड़ एवं जूट से पाट के सामान बनाए जाते हैं। वन, अब क्या आ गया? वन। बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों के कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका जिलों के भी कुछ हिस्सों में जंगल हैं। गया तथा नवादा जिलों में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्से वन से आच्छादित हैं। राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन है। क्या है? विरल वन है। तंबाकू, हमने अक्सर कई लोगों को तंबाकू खाते देखा है। आप भी देखे होंगे तंबाकू खाते हुए। क्या तुमने किसी तंबाकू की दुकान पर सरेसा तंबाकू का बोर्ड देखा है? इसका मतलब क्या है? कभी सोचा है? गुरुजी की यह बातें चौंकने वाली थी। सचमुच ऐसा बोर्ड तो तंबाकू की दुकानों में दिखता है। गुरुजी ने कहा, मैं तंबाकू बेचने वाले नारायण लाल को बुलाता हूँ। क्या? गुरुजी ने कहा। दूसरे दिन गुरुजी के साथ नारायण लाल आए और सरेसा तंबाकू की जानकारी दी। नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों के कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरेसा क्षेत्र कहा जाता है। यह किसी खास गांव का नाम ना होकर तंबाकू उत्पादन करने वाले पूरे इलाके का ही नाम है। इस इलाके का तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ हो खेतों को खूब साफ रखकर तंबाकू के पौधों को लगाना, उसके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों बेच देना होता है। हमारे जैसे कई छोटे दुकानदार की अर्थोपार्जन का साधन यही तंबाकू की बिक्री है। इस इलाके के किसान बड़ी मेहनत से तंबाकू के पौधे उगाते हैं। यहाँ की मिट्टी भी चूनायुक्त होती है। एक सीध में एक हाथ की दूरी पर चारों तरफ छोड़ते हुए तंबाकू के पौधे रोपे जाते हैं।
शुरुआत के एक सप्ताह तक धूप से बचाने के लिए दिन में पौधों को केले के पत्तों या टोकरी से ढक देते हैं। क्यारियों में खरपतवार एवं ढेले बिल्कुल नहीं रहते। तंबाकू के पौधे धीरे धीरे बड़े होकर फैलते हैं। बाद में इन्हीं पत्तों को तोड़कर उन्हें भिंगा कर धीरे धीरे सुखाते हैं और पत्तों को लपेट कर रखते जाते हैं। चूँकि सरेसा इस इलाके के तंबाकू काफ़ी कड़कदार होते हैं, इसीलिए तंबाकू बेचने वाले सरेसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए आया है, मीठी चीनी कहाँ से आती है। मीठी चीनी जो आता है वो कहाँ से आता है। गुड़ और चेला चीनी, गुड़ और चेला चीनी सुने होंगे आप लोग भी। यह मुहावरा हम रोजाना सामान्य बातचीत में कहते सुनते हैं, मगर क्या सभी कभी सोचा है गुड़ चीनी कहाँ से आती है। गुड़ चीनी की कहानी जानने के लिए बिहार के उत्तर पश्चिम में बिहार स्थित गोपालगंज या पश्चिम चंपारण पहुंचना होता है। आप चले जाइए गोपालगंज, चले जाइए पश्चिम चंपारण चले जाइए, वहाँ पे जो है ना गुड़ और मतलब गन्ने की खेती अधिक होती है। गुरुजी ने कहा तो सभी बच्चे सतर्क होकर बैठ गए और एकदम से सन्नाटा छा गया। गुरुजी कहने लगे, मैं वहाँ का काम के सिलसिले में गया था। वहाँ नेपाल की पहाड़ियों, देखिए गन्ना है ना, चीनी मिल का दृश्य है, ये गन्ना है, इसी से चीनी मिलता है, का पानी बहकर आता और मिट्टी में चूने का अंश चला आता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है। मैंने देखा कि सैकड़ों ट्रैक्टर पर गन्ने लदे हुए और वे चीनी मिलों की ओर जा रही है। चीनी मिलों में किसान गन्नों को बेच देते हैं। तभी मनोज बोला, मेरे नाना जी बड़े किसान हैं, वे अकेले 100-125 ट्रैक्टर गन्ने बेचते हैं। फिर इन्हीं गन्नों के रस से गुड़ और चीनी बनाई जाती है। यह सच है ना गुरुजी। कौन? मनोज बोला था, उसका विद्यार्थी। बिल्कुल ठीक। कौन? टीचर बोले। चूँकि किसानों के गन्ने खरीदने के लिए मिलें तैयार रहती है और उन्हें नकद पैसा भी दे देते हैं। नकद मतलब तुरंत पैसा दे देते हैं। इसीलिए यहाँ के किसान गन्ना उपजाना पसंद करते हैं। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में 2-3 बार लगातार उपजाकर नकदी फसल कर लेते हैं। चीनी मिलें उन गन्नों से रस निकालकर चीनी बनाती है और फिर यही चीनी बोरों में भरकर बाजार पहुंचती है। छोटे किसान गन्ने की पेराई खलिहानों में ही करके तैयार रस से गुड़ बना लेते हैं। इन गुड़ों की भी बिक्री सहज ढंग से हो जाती है। गुरुजी आगे बोले, वहाँ बहुत सारे लोगों को इन चीनी मिलों में रोजगार मिला हुआ है। स्थानीय लोग गन्ने को ढोने के लिए ट्रैक्टर खरीदकर किराए पर देते हैं। गन्ना के उत्पादन से किसानों के अलावा कई लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। तभी मंजू बोल उठी, हाँ सर, मेरी मौसी का घर सारण जिले में है। वहाँ चीनी मिलें भी हैं और चॉकलेट भी बनती है। वह जब भी आती है हम लोगों के लिए गुड़ की ढेलियाँ और ढेर सारी चॉकलेट लाती है। गुरुजी बोले, वैसे आपकी बोली भी गुड़ जैसी ही मीठी है। क्या बोले? आपकी बोली भी गुड़ जैसे मीठी है। चलिए अब टिफ़िन का समय हो गया। हाँ चलो सब चलते हैं। सब क्या हुआ? चलने लगा। वन्य प्राणी के बारे में बता रहे हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के जंगल में अनेक जानवर रहते हैं? बाघ, भालू, हिरन, बारहसिंगा, नीलगाय और हाथी जैसे अनेक जानवर जंगल में मंगल मनाते हैं। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। कभी बिहार के घने जंगलों में बाघ और हाथियों की भरमार भी थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने से जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। जंगल कटते गए और जंगली जानवर घटते गए। आज भी पश्चिम चंपारण जिला में वाल्मीकि
वाल्मीकि नगर अभयारण्य में रात्रि के समय बाघों की दरार सुनाई देती है। यहाँ पर बाघ के अतिरिक्त जंगली सुअर, भालू और हिरन भी बहुलता से मिलते हैं। वाल्मीकि नगर अभयारण्य के अतिरिक्त रोहतास जिले का कैमूर अभयारण्य, नालंदा जिले का राजगीर अभयारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभयारण्य और खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीमबंध अभयारण्य और इसके गर्भ जल में सोते किसी का भी मन मोह सकते हैं। गंगा और सोन नदी के दियारे में उगी लंबी घासों के बीच नीलगायों को दौड़ते हुए देखा जा सकता है। यहाँ सांप की विभिन्न प्रजातियाँ मिलती हैं। इनमें गेहुअन कोबरा जिसको कहते हैं, गहुमन सांप, करेत, धामना सांप जिसको बोलते हैं इत्यादि मुख्य रूप से मिलते हैं। इसी प्रकार बेगूसराय जिले के कांवर झील क्षेत्र में जाड़े के मौसम में देसी और विदेशी पक्षियों का झुंड देखा जा सकता है। पटना नगर में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान भी जंगली जानवरों को नज़दीक से देखने का एक आकर्षक जगह है। जाड़े के दिनों में पटना के दानापुर सैनिक छावनी के निकट गंगा तट पर साइबेरियन क्रेन प्रवासी पक्षी भारी संख्या में प्रति वर्ष आते हैं। पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार ने यहाँ वॉच टावर बनाने का निर्णय किया है ताकि लोग इन पक्षियों को सुविधाजनक ढंग से देख सकें। ठीक। जनसंख्या। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10वें वर्ष जनगणना होती है। 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 करोड़ 38 लाख 4,637 है। बिहार से अधिक लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में रहते हैं। यहाँ अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं। यहाँ कई बड़े नगर भी हैं। बिहार की राजधानी पटना सबसे बड़ा नगर है। इस नगर में करीब 20 लाख लोग रहते हैं। कहाँ पे? पटना में। बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसी का प्रभाव है कि वनों को काटकर लगातार खेत बनाया जा रहा है। गहन खेती करने से भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होती जाती है। ऐसा इसीलिए होता है कि एक ही खेत में लगातार कई प्रकार की फसलें उपजाई जाती हैं। दूसरा, अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। यह भी भूमि की उर्वरता शक्ति के नष्ट होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। शहरों की वृद्धि से परिवहन साधनों में भी वृद्धि होती है। इन कारणों से प्रदूषण भी फैल रहा है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि को रोकना आवश्यक है। फिर कभी पढ़े लिखे और स्वस्थ रहें। सभी पढ़े लिखें और स्वस्थ रहें, यही सबका सपना होना चाहिए। क्लियर है? चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।